हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज फिर कुछ सच्ची और डरावनी घटनाएं। मेरा नाम सारा है और मैं हैदराबाद में रहती हूँ। उस वक्त मैं सिर्फ 16 साल की थी। यह घटना 2019 की है, जब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हमेशा के लिए हैरान और डरा दिया। यह कोई साधारण दिन नहीं था, बल्कि एक ऐसा दिन जिसने मुझे यह एहसास दिलाया कि कुछ चीज़ें हमारी समझ से परे हैं। उस दिन सुबह जब मैं उठी तो मुझे बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था। मेरा शरीर थका हुआ था और मन बहुत भारी लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि कोई बहुत बड़ी बुरी खबर आने वाली है। मैंने सोचा कि शायद मैं ठीक से सो नहीं पाई हूँ, लेकिन यह भावना इतनी तीव्र थी कि मैं उसे नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। मैंने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी किसी दुखद घटना का इंतजार कर रही हो। जब मैं स्कूल पहुंची तो मेरी पहली क्लास में कुछ अजीब सा हुआ। बिना किसी वजह के मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे आसपास कुछ भी दुखद नहीं हो रहा था, फिर भी मैंने रोने के कगार पर थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह भावना मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। मेरी टीचर ने मुझसे देखा और पूछा, सारा, तुम ठीक हो? तुम्हारी आंखें लाल हैं। मैंने उन्हें बताया कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मैं बिना किसी वजह के रोने लगी हूँ। उन्होंने मुझे पानी पीने के लिए कहा और थोड़ा आराम करने की सलाह दी। तीसरे पीरियड के दौरान मुझे ऑफिस से एक नोट मिला जो मुझे और मेरी चचेरी बहन रिया को स्कूल से बाहर जाने की अनुमति दे दी गई है। हम दोनों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हमने सोचा कि शायद घर में कोई ज़रूरी काम है। हमारा एक और बड़ा चचेरा भाई जो हमारे साथ ही स्कूल में पढ़ता था, उसने हमें गाड़ी में बिठाया और हम सब मिलकर रिया के घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में मैंने रिया से पूछा, तुम्हें कुछ अजीब महसूस हो रहा है क्या? उसने कहा, हाँ, मुझे लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मैंने उसे बताया कि सुबह से मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। हम दोनों चुपचाप बैठे रहे और गाड़ी का सफ़र बहुत लंबा लग रहा था। जब हम घर पहुँचे और दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि मेरी चाची रो रही हैं। उनकी आंखें लाल थीं और उनके चेहरे पर दुख और हैरानी के भाव थे। उन्होंने हमें बताया कि हमारा एक और चचेरा भाई, जिसे हम सभी बहुत करीब से जुड़े हुए थे, उसने आत्महत्या कर ली है। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हुआ। वो इतना खुशमिजाज और जिंदा दिल इंसान था, उसने ऐसा क्यों किया? लेकिन जो बात मुझे सबसे ज़्यादा हैरान कर रही थी वह यह थी कि उसी दिन सुबह उसे मुझे बिना किसी वजह के इतना दुख क्यों महसूस हो रहा था। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर कुछ और? मैंने इस बारे में सोचना शुरू किया और तभी मुझे एक और घटना याद आई जो 5 साल पहले हुई थी। उस समय मैं सिर्फ 11 साल की थी। एक दिन सुबह मैं रोते हुए उठी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं
क्यों रो रही हूँ। लेकिन मेरा दिल बहुत भारी था उस दिन। कुछ घंटों बाद मेरी माँ को हमारी चाची से फ़ोन आया कि उनके पिता यानी मेरे दादाजी का निधन हो गया है। उस वक्त मैंने सोचा कि यह सिर्फ एक संयोग है, लेकिन अब जब यह दूसरी बार हुआ तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि इसे कैसे समझाऊं। क्या मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे पहले से ही बता देती है कि कुछ बुरा होने वाला है, या फिर यह सिर्फ दो अलग अलग संयोग हैं। मैंने इस बारे में किसी से बात नहीं की सिवाय अपनी बहन के। उसने कहा कि शायद मैं बहुत संवेदनशील हूँ और मेरे दिमाग में किसी तरह से इस घटनाओं के पहले ही भाप लेने की क्षमता है। लेकिन मैं जानती हूँ कि यह सिर्फ संवेदनशीलता नहीं है, यह कुछ और है, कुछ जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। उस दिन के बाद से मैंने खुद को और गहराई से समझने की कोशिश की है। क्या मैं किसी तरह की आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ी हूँ, या फिर यह सिर्फ मेरे दिमाग का खेल है। मैंने इस बारे में किताबें पढ़ी, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। आज भी जब मैं उन दोनों घटनाओं के बारे में सोचती हूँ, मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। क्या मैं कभी यह समझ पाऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ, या फिर यह एक रहस्य बना रहेगा? मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात तो तय है कि यह अनुभव मुझे हमेशा याद रहेगा। अगर कभी फिर से मुझे बिना किसी वजह के इतना दुख महसूस हो तो मैं जानती हूँ कि कुछ बुरा होने वाला है, और शायद इस बार मैं तैयार रहूँगी। लेकिन क्या मैं वाकई तैयार हो पाऊँगी? अगली कहानी। मेरा नाम फातिमा है और मैं लखनऊ में रहती हूँ। उस वक्त मैं सिर्फ 22 साल की थी। यह घटना 24 साल पहले की है, जब मैं अपने बॉयफ्रेंड आमिर के साथ इलाहाबाद घूमने गई थी। वहाँ जो हुआ वो मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। उस दिन का हर पल मेरे दिमाग में एक डरावनी याद की तरह जिंदा है। उस दिन शाम हो रही थी और सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। आमिर और मैं एक पुराने इलाके में घूम रहे थे, जहाँ एक प्राचीन कब्रिस्तान था। वह जगह बहुत ही शांत और सुनसान थी। चारों तरफ पेड़ों की घनी छाया थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक। आमिर ने कार को कब्रिस्तान के बाहर खड़ा किया और बोला, फातिमा, मैं यही रुकता हूँ, तुम अंदर जाकर देखना चाहती हो तो जाओ, लेकिन जल्दी आना। मैंने हाँ में सिर हिलाया और कब्रिस्तान के अंदर चली गई। कब्रिस्तान के अंदर जाते ही मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। वहाँ की हवा में एक तरह की गंभीरता थी, जैसे कि वह जगह किसी और दुनिया का हिस्सा हो। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और मेरी नज़र एक कब्र पर पड़ी। वहाँ 5 लोग खड़े थे और उनके कपड़े बिल्कुल पुराने ज़माने के थे। मर्द लंबे कोट और टोप पहने हुए थे और औरतें लंबी घाघरे और दुपट्टे में थी। उनके कपड़े 1840 के दशक के लग रहे थे। मैं हैरान थी कि यह लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। मैंने सोचा शायद यह कोई फिल्म की शूटिंग है, लेकिन वहाँ कोई कैमरा या लाइट्स नहीं थी। तभी एक मर्द जो ऊंची टोपी पहने हुआ था, उसने मेरी तरफ देखा। उसकी नज़रें मेरी नज़रों से मिली और मैं एकदम स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह मेरी आत्मा को पढ़ रहा हो। वह इंसान धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई
और मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सच है या कोई सपना। मैंने खुद को चुटकी काट कर देखा, लेकिन नहीं, यह कोई सपना नहीं था। वह मर्द अब मेरे करीब आ रहा था और मैं उसके कदमों की आवाज़ सुन सकती थी। मेरे मन में एक डरावना ख्याल आया, अगर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया तो क्या मैं उसके समय में चली जाऊंगी या फिर मैं मर जाऊंगी। जब वह इंसान मुझसे लगभग 8 फीट दूर था तो मैंने खुद को संभाला और वहां से भागने का फैसला किया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह इंसान अब भी मेरी तरफ आ रहा था। मैंने अपने पैरों को जितना तेज चला सकती थी चलाया। मेरी सांसें तेज हो गईं और मेरे कानों में खून की धड़कन सुनाई दे रही थी। मैं कब्रिस्तान के गेट की तरफ भागी और जैसे ही मैं बाहर निकली, मैंने आमिर को देखा। आमिर ने मेरा चेहरा देखा और पूछा, फातिमा, तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया है, क्या तुमने कोई भूत देखा? मैंने उसे पूरी बात बताई, लेकिन वह मेरी बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने कहा, शायद तुम्हारा दिमाग खेल रहा है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन मैं जानती थी कि जो मैंने देखा वह कोई भ्रम नहीं था। वह लोग बिल्कुल असली लग रहे थे, जैसे कि वह किसी और दुनिया से आया हूँ। उनके कपड़े, उनकी चाल और उनकी आंखों में जो गहराई थी वह मुझे आज भी डराती है। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी कब्रिस्तान के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। वह डर मेरी आत्मा में बस गया है और मैं जानती हूँ कि यह याद मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। अगले 2-3 दिन तक मुझे बुखार रहा और मेरी माँ सोच रही थी कि मैं दवाइयों से ठीक क्यों नहीं हो रही। तभी उन्होंने एक मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी साहब आए और उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ा और मेरे ऊपर जल छिड़का और कुछ पीने को दिया। अगले 2-3 दिनों में मैं ठीक होने लगी और फिर अब मैं उस कब्रिस्तान के रास्ते नहीं जाती हूँ। अगली कहानी। मेरा नाम अर्जुन है और मैं मुंबई में रहता हूँ। उस वक्त मैं सिर्फ 25 साल का था। यह घटना 1980 के दशक की है, जब मैं आध्यात्मिकता और प्रकृति के बारे में गहराई से जानने की कोशिश कर रहा था। मैंने नेटिव अमेरिकन संस्कृति और उनकी आध्यात्मिक प्रथाओं में गहरी दिलचस्पी ली थी। उस दौरान मेरे साथ कुछ ऐसी अजीब घटनाएं हुई जिन्हें मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। एक बार, शायद 1985 की बात है, मैं महाराष्ट्र के एक जंगल में ट्रैकिंग कर रहा था। वह जगह मुंबई से कुछ दूरी पर थी और मैं अक्सर वहाँ प्रकृति के करीब रहने के लिए जाया करता था। उस दिन जैसे ही मैंने ट्रैकिंग शुरू की, मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कुछ नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। मैंने सोचा कि शायद यह मेरा वहम है, लेकिन फिर भी मैंने अपने साथ लाया हुआ धूप जलाया और प्रार्थना की कि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए और सकारात्मक ऊर्जा मेरे पास आए। लेकिन मैंने जो किया वह शायद बेवकूफ़ी थी। प्रार्थना ख़त्म होने के बस 10 सेकंड बीते होंगे कि मैंने पीछे से किसी जानवर के पैरों की आवाज़ सुनी। वह कुछ ऐसा था जो 4 पैरों पर दौड़ रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं डर गया, लेकिन मैं इतना ज़िद्दी था कि मैंने पलटकर देखने की कोशिश भी नहीं की। वह जानवर मेरे बाएं कंधे से टकराया और फिर कुछ कदम आगे जाकर गायब हो गया।
मैंने उसे आंखों से नहीं देखा, लेकिन मैं उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता था। उसके पैरों की आवाज़ पत्तियों की कुचलती हुई साफ दरकराहट सुनाई दे रही थी। मैंने तुरंत धूप बुझाई और अपना सामान समेटा और वहाँ से चला आया। मुझे लगा कि यह संदेश था कि मैं वहाँ कुछ भी करने के लिए सही व्यक्ति नहीं था। दूसरी घटना 1979 की है। मैं एक आध्यात्मिक समारोह में शामिल हुआ था, जहाँ एक महिला जो कि गुरु भी थी, उन्होंने प्रार्थना की और बाज और मोर के पंखों से झाड़ा। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे कि बाज स्वयं वहाँ मौजूद है। मैंने मन ही मन प्रार्थना की कि बाज मेरे सिर को छुए, क्योंकि मुझे मानसिक रूप से मदद की ज़रूरत थी। लेकिन समारोह के दौरान कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उसी रात जब मैं घर वापस आया और नहाया और बिस्तर पर लेट गया, तो मेरे कमरे के दरवाजे पर एक मिस्टीरियस पक्षी प्रकट हुआ। वो मेरे कमरे में उड़ता हुआ आया और मेरे सीने से टकरा गया और फिर गायब हो गया। मैं उसे देख नहीं पाया, लेकिन उसके पंखों की फरफराहट से और उसकी ऊर्जा से महसूस कर सकता था। मैंने अपने दोस्त को यह बात बताई और उसने कहा, शायद तुम्हारे दिल को तुम्हारे दिमाग से ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। मैंने इस बारे में सोचा और मुझे लगा कि यही सही था। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे गुस्से और निराशाओं को झेला था और शायद मुझे खुद को माफ़ करने की ज़रूरत थी। मुझे नहीं लगता कि उस आध्यात्मिक पक्षी ने मुझे ठीक कर दिया, लेकिन उसने मुझे एक संदेश ज़रूर दिया। आज भी मैं खुद पर काम कर रहा हूँ और शायद यह सफ़र कभी ख़त्म नहीं होगा। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर कभी। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती हैं तो कृपया करके कमेंट में बताएं।